अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। कल वीडियो नहीं बना पाया, आपके सामने वीडियो नहीं आ पाई। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मैं एक ख़ास काम में मसरूफ़ था। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दिया था कि आज वीडियो नहीं आएगी, लेकिन और लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं एक ख़ास काम में था और शायद आपके लिए भी वो काम ज़रूरी हो अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, इस काम में मैं मसरूफ़ था। मस्जिद मदरसा हरपुर काजी टोला, हमारे गांव का नाम हरपुर काजी टोला है। कंट्रीब्यूशन लिस्ट 2026, तो ये यानी 1 साल पहले की प्लानिंग करनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये प्लानिंग है। तो ये कलेक्शन में जमा कर रहा था। तो मेरा एक छोटा सा गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, और अल्लाह ताला ने नवाजा है। वो लोग भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, गरीब गुरबा भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर सोसाइटी जो हमारी चल रही है वो तो चल ही रही है, जिसमें बेवा मसम्मात वगैरह को जो है किफ़ालत 2000 रुपये मंथली वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से वक्त पे जा रहा है। और ये मस्जिद मदरसा की सैलरी वगैरह को बढ़ाने की कोशिश थी। तो उस लिहाज से मैं जो है सोचा कि कंट्रीब्यूशन किया जाए। तो सब लोगों को आवाज़ दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने दिल खोल करके ताउन किया। तो ये देखिए 2 दिन में इतना कंट्रीब्यूशन का एक इरादा आ गया है, और तकरीबन जो वादा किए हैं वो सब वादा पूरा करने वाले लोग हैं। तो टोटल समझिए कि 124 मेंबर जो है, गाँव में छोटी सी बस्ती है, तो 124 लोगों ने जो है कमिट किया। मंथली कलेक्शन जो है, मतलब इस हिसाब से जितने लोगों ने कमिट किया है, तो वो 38,800 यानी 39,000 रुपया मंथली आने के उम्मीद है। और अगर साल में इसको देखा जाए तो 4,65,600 रुपया इंशाल्लाह बन जाएगा। अमाउंट वाइज मेंबर देखेंगे तो 50 रुपया मंथली देने वाले 4 लोग, 100 रुपया देने वाले जो है 54 लोग, 200 रुपया देने वाले जो है 34 लोग, 300 रुपया देने वाले 3 लोग, 400 रुपया देने वाले 1 लोग देने वाला 1, 500 देने वाले जो है 14 लोग, 600 वाला 1, और 1000 देने वाले 8 लोग हैं, और 1500 देने वाला 1, और 2000 देने वाले 4 लोग हैं। तो इस तरह से टोटल जो है 38,000 यानी 39,000, और समझिए कि 4.5 लाख के करीब। तो ये समझ जाइए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आराम से इमाम साहब की सैलरी, मौज़िन साहब की सैलरी, बिजली बिल, ये वो आराम से अदा हो जाएगा। तो ये बहुत अर्जेंट काम था, इसके वजह से तो ये देखिए यू मुझे कोई किसी ने जवाब दिया है, और मेरा कोई स्टूडेंट है, वह छोटा मतलब रिश्तेदार में भाई होगा, तो उसने ये समरी हम जो हमारी कलेक्शन लिस्ट थी उसकी समरी चैट जीटीपी से निकाल के फ़ौरन दे दिया। ये तो आप लोग भी जो है अपने अपने गांव में जो है ये कलेक्शन वगैरह में ज़िम्मेदारान वगैरह को जो है वो हेल्प किया करें, चाहे बाहर रहें या गांव में रहें। और इमाम मुअज्जिन के बारे में ज़रूर फिक्र किया करें, और उनकी सैलरी वगैरह जो है हर साल बढ़वाते रहा करें, बहुत ज़ोर लगा करके। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद खुशहाल रहें, तो फिर समझ जाइए कि आपके मातहत जो लोग हैं उनको भी खुशहाल रखने की कोशिश करें। और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट हदीस है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, कि तुम में से कोई आदमी मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए पैंट शर्ट पसंद करते हैं तो मौलाना को भी पैंट शर्ट पहना दें। इस हदीस का मतलब ये है कि हम अपने लिए जो ख्वाहिशात रखते हैं वही अपने भाई के लिए भी ख्वाहिश रखें। तो हम नौकरी के ताल्लुक से क्या ख्वाहिश रखते हैं? नौकरी के ताल्लुक से ख्वाहिश रखते हैं कि हमें जो खिदमत हमसे ली जा रही है उसके हमें माकूल तनख्वाह दे, वक्त पे तनख्वाह मिले, खिदमत के एवज़ भरपूर तनख्वाह मिले, इंक्रीमेंट मिले, सैलरी में इजाफा हो। तो अगर हम ये चाहते हैं अपने लिए, तो हमारे मातहत अगर कोई है तो हम उनके बारे में भी फिक्र करें, वही हम चाहें कि इनकी भी जो है सैलरी बढ़े, इनकी भी इंक्रीमेंट हो, इनको भी वक्त पे सैलरी मिले, इनके भी काम के हिसाब से मुआवजा मिले। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर हमारी सैलरी 3 लाख है तो मजदूर की भी 3 लाख कर दीजिए,
नहीं, हम चाहते हैं कि भाई 5% पढ़े, तो आप चाहिए कि उसका भी 5% पढ़े। और इस तरह हर मामले में ये बहुत जामे हदीस है। आप चाहते हैं कि हमारी बेटी कहीं शादी करके जाए तो उसको सारे ससुराल वाले प्यार मोहब्बत दें, अगर उससे कभी गलती हो जाए तो लोग दरगुजर करें, उसको शौहर का प्यार मिले, उसको सास का प्यार मिले, उसके ननद का प्यार मिले, लोग उसको अपनी बेटी समझें, बहू ना समझें। तो यही चीज़ आप अपने लिए भी कीजिए। आपके यहाँ अगर बहू आई है तो आप भी उसके ताल्लुक से वही काम कीजिए। आप अपने बेटी के ताल्लुक से जो सोचते हैं उसी का इम्प्लीमेंट बहू पे कीजिए। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप मुजरिम हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो जो है आपकी बेटी जो है वो मुर्ग मुसल्लम रोज़ाना खा रही है और आप गरीब हैं तो बहू को मुर्ग मुसल्लम ही खिलाइए। नहीं, आप जो प्यार मोहब्बत के बारे में अपनी बेटी के ताल्लुक से उम्मीद रखते हैं वैसे ही प्यार मोहब्बत आप अपने बहू को यहाँ दीजिए। यहाँ पर बराबरी है नहीं कि हमारी बेटी जो खा रही है वही हम बहू को खिलाएंगे। नहीं, जैसा रवैया आप जो है पसंद करते हैं अपनी बेटी के लिए वैसा ही रवैया आप अपनाइए बहू के लिए। ये हदीस का मफहूम है। तो इसी तरह हर मामले में जो है आप किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि लोग हमारी हैसियत के हिसाब से खातिरदारी करें, वक्त दे, सब चीज़ करें, तवज्जो दे। तो इसी तरह आपके यहाँ कोई आया है तो आप भी करें। बराबरी नहीं है, ये समझिए कि एक लिहाज से उम्मीद के हिसाब से जो है आपको भी पूरा उतरना है। तो इस लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं जॉब करता है तो उसकी सैलरी बढ़े, उसको इज्जत मिले, उसकी इंक्रीमेंट हो, तो आपके मातहत आपके गांव में अगर खिदमत कोई अंजाम दे रहा है, चाहे इमाम साहब हो, मौज़िन साहब हो, टीचर हो, कोई भी हो, तो फिर आपको भी उनके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आपका ईमान ही कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तो समझिए कि दीनी बात हो गई वर्ल्ड करंट अफेयर में। तो अब क्या करें, ये हमारी गलती है और यही हमारी खुसूसियत भी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चलिए वर्ल्ड करंट अफेयर की तरफ जाता था। मुझे मुताला करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, जुमा बाद ही से मैं ये शुरू हो गया था और कल आज 10 बजे तक जो है यही चला है। ये समझिए, देख लीजिए 10:44 तक। अब फिर भी मैं सोचा कि नागा नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब यह है कि वर्ल्ड करंट अफेयर में जो है मेरी मजबूरी थोड़ी सी यह है कि लोग कहते हैं कि आप जो है फ़लस्तीन के बारे में बताते ही नहीं हैं। भाई, फ़लस्तीन के बारे में हमको जो है बताने नहीं दिया जाता। नहीं तो हम बताने वाले क्या, हम तो 2 साल तक बताए, आराम से बताए और जंग के मझधार में बताए, खुल के बताए। लेकिन अब जो है बताने ही नहीं दिया जाता। देखिए, आपको प्रूफ में दे देता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही लोग मशवरा दीजिए मुझे। ये देखिए, सुबह 10 दिसंबर में फजर में उठा हूँ, यही मेल आया हुआ था, यूट्यूब रिमूव योर कंटेंट। अब क्या कर सकते हैं। अब ये 2-3 मरतबा होता तो चैनल ही उड़ा दिया था। अब ये लास्ट चैनल है, समझिए, क्लास। ये देखिए 11 दिसंबर को कहता है यूट्यूब रिमूव योर कंटेंट। तो ये मसले हैं, मसाइल हैं। तो इसी वजह से मैं बीच का रास्ता निकाला था कि अगर आप चाहते हैं कि रिस्क लेके मैं बनाऊं और फिर हमारा और आपका जो है सिलसिला ही मुनक़ता हो जाए, तो फिर तो ये दानिशमंदी नहीं होगी। तो क्योंकि मेरे पास असल जो इल्म है वो तो दीन का इल्म है, तो वो अभी मैं ट्रांसफ़र नहीं किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको ट्रांसफ़र कर दूँ। और जब जंग की बात थी तो उस वक्त अब कुछ और बात थी, तो उस वक्त तो पूरा रिस्क लेकर के आपको जो है एक दिन में 20-20 वीडियो भी मैं दिया गज़ा और फ़लस्तीन का। अभी ये अमन का जो है थोड़े मतलब वैसी कैफियत नहीं है, तो दूसरे चैनल से भी आप अवेयर रह सकते हैं और मुझसे आप दूसरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये दानिशमंदी और हिकमत का तकाज़ा है और अक्सरियत की यही राय है कि आप मौलाना थोड़ा सा जो है हिकमत से काम लीजिए। तो मैं इसीलिए हाथ से जो है वर्ल्ड करंट अफेयर भी बता देता हूँ और थोड़ा सा जो है आपको गाइड कर देता हूँ कि आप फ़लस्तीन को मत भूलिए, लेकिन दूसरी जगह से आप ख़बर ज़रूर लीजिए। अब चलिए मैं आज आपको जो है अल जज़ीरा पहले एक झलक दिखाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। ये देखिए, तो सबसे बड़ी खबर तो यह है कि कंटिन्यूअस क्लैशेस रीइग्नाइट फाइटिंग अलोंग थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर। अभी तक जो है जारी सारी है, 25 लोगों की अमवात हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान किया कि सीज़फायर हो गया, फिर भी नहीं हुआ। तब ये इसमें जो है अगर हम लोग न्यूट्रल हैं, दोनों बुद्धिस्ट कंट्री है, दोनों जो है हम लोग को पड़ोसी से पड़ोसी कंट्री है, तो हम लोगों से तो किसी का जो है ना बैर है, ना किसी से भी ज़्यादा लगाव है।
लेकिन अगर आप हक जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, तो इसमें ये समझ जाइए कि थाईलैंड की ज़्यादा गलती है, कंबोडिया की कम गलती है। थाईलैंड जो है ज़्यादा ताकतवर है, इसका अमेरिका की भी बैकिंग है और ये बड़ा मुल्क भी है और वसाइल से माला माल है। कंबोडिया बहुत गरीब मुल्क है, तो इस लिहाज से इसकी बैकिंग भी चाइना की है। तो चाइना तो जानते हो कि वैसी बैकिंग नहीं देता है जैसा अमेरिका देता है। और ये समझिए कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर का जो है क्लैशेस हर एक मंदिर को लेकर के है, तो उसमें जो है कंबोडिया हक पे है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से कंबोडिया के हक में फैसला आया हुआ है। अब ये थाईलैंड मानता नहीं है, तो अब ये चाहता है कि ये मामला जो है अवामुन्नास में जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए। ये चाहता मारपीट के जल्दी से जब मैं अपना गुस्सा निकाल दूँ। और थाईलैंड वाले को मामला ये हो गया है कि यहाँ पर जो है अभी इंतखाब होना है। पहले मामला क्या था कि लड़ाई रुकी हुई थी कंबोडिया और थाईलैंड में, वो ये था कि थाईलैंड में जो हुकूमत करने वाला ख़ानदान था, एक फैमिली थी, उसके ताल्लुकात जो है कंबोडिया से बहुत अच्छे थे। तो वो जो है दोनों मैनेज कर लेते थे और आर्मी अलग थी। अभी क्या है कि उस ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई, जैसे कभी कांग्रेस की हुकूमत थी, अभी ख़त्म है क्लास। अब नया यहाँ पर एक इलेक्शन होना है, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है कि ये जो थोड़ी सी झड़प हो गई है, तो इसमें हम खूब ज़ोरदार दमखम दिखाएं ताकि जो है लोग समझे कि हाँ दमदार लीडर है और जज्बात गुभार है। तो उसने जो है फ्री हैंड दे दिया है, समझ जाइए किसको, इसको मिलिट्री को। अब मिलिट्री तो आप जानते हैं उसका काम ही लड़ना भिड़ना है, तो वो तो चाहते ही रहते हैं कि लड़ाई हो ताकि हमारे तरफ लोगों की तवज्जो रहे। तो इस लिहाज से पहले क्या था कि थाईलैंड के जगह सनिवात्रा ख़ानदान है, वो जो है कंट्रोल किए रहते थे मिलिट्री को भी, आयल लोगों से भी। अभी इनको फ्री हैंड मिल गया है। अब 1-1.5 हफ्ता में इलेक्शन है, तो ये जब तक चाह रहा कि मार पीट करके जो इसको मतलब दिमाग ठंडा कर दें इसको। ये चाहता कि जल्दी से जल्दी जो है ये मामला इंटरनेशनलाइज हो जाए ताकि लोग आएँ और हमको बचाएं और हमारा हक भी दिलाएं। तो ये देखिए, तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा इसके ताल्लुक से बता दें, फिर मज़ीद बातें करेंगे। और दूसरी बड़ी खबरें जो है ज़्यादा नहीं हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात करता हूँ, ये देखिए ये खबर देख लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी बात करता हूँ। बेलारूस फ्रीज 123 प्रिजनर इंक्लूडिंग एलएस एज यूएस लिफ्ट सैंक्शन। तो यूएस ने बेलारूस पर से सैंक्शन हटाया और इन लोगों ने 123 प्रिजनर को आज़ाद किया। अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स पे बात हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, तो जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स के ताल्लुक से पहला उसूल ये जान लीजिए कि ये 2-2-4 के तरह सीधा नहीं होता है। जियोपॉलिटिक्स जो है ये परत दर परत मामला रहता है, और हम लोग जो सीधे साधे लोग हैं तो सीधा सोचते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। एक ही मामले में अमेरिका रशिया का बन रहा होगा, दूसरे मामले में अंदर से पांव खींच रहे होंगे, तीसरे मामले में दोनों न्यूट्रल होंगे, चौथे मामले में दोनों एग्रेसिव हो जाएंगे, पांचवें मामले में दोनों एक दूसरे के करीबी हो जाएंगे, चौथे मामले। तो इस तरह जो है मुद्दा दर मुद्दा जो है ये सोचेंगे कि हम दोनों एलाई भी रहें ताकि जो है दुश्मन को कमज़ोर किया जाए, लेकिन आपस में इतना ज़्यादा जो है करीबी ना हो जाए कि फिर हमारा जो इलाज है वो हमसे आगे निकल जाए। तो चाइना रशिया मिलकर के अमेरिका से लड़ेंगे भी ताकि हमारी भी कुछ हैसियत हो, लेकिन ये भी ध्यान में शी जिनपिंग भी रखेगा और पुतिन भी रखेगा कि इस दोस्ती में कहीं जो है शी जिनपिंग इतना आगे ना निकल जाए कि कल हम पर जो है मुसीबत बन जाए। तो लिहाजा इनको भी चेक एंड बैलेंस रखो। तो ये बहुत ज़्यादा परत दर परत बात रहती है। तो ये आप ये पहले माइंड में रखिए कि कभी ऐसा मत बोलिए सर आप तो बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो पुतिन से हाथ मिला लिया, तो अभी कैसे ऐसे कर रहा। तो ये बात समझ लीजिए वो एक एंगल है, दूसरे एंगल से शदीद दुश्मनी होगी, तीसरे एंगल से पाँव खींच रहा होगा, चौथे एंगल से जो उसको मिठाई खिला रहा होगा, पांचवें एंगल से उसके यहाँ दौरा हो रहा होगा, छठे एंगल से। तो ये जो है वो मुद्दा देखा कीजिए। तो ये मैं बता रहा था कि अभी आपको लग रहा होगा कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उसने जो जारी किया है, तो उसमें तो आप देखेंगे कि आड़े हाथों यूरोप को लिया है और रशिया पर तो मेहरबानी ही मेहरबानी है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है अमेरिका जड़ भी खोद रहा। अभी आप देखिए
ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया को ले उड़ा कि नहीं ले उड़ा, जबकि ये किसका था? रशिया का दोस्त था, लेकिन लेकर के चला गया यहाँ पे, पीस डील करा दिया। इसी तरह कजाकिस्तान के पीछे डोरे डालता रहता है, अपनी तरफ जो करता रहता है। ये फिनलैंड वगैरह को ये जंग में जो है इन लोगों ने नेटो में शामिल कर लिया कि नहीं कर लिया ना? ये लोग जो न्यूट्रल रहने के कसम खाए हुए थे शुरू से, स्वीडन फिनलैंड को ले लिया। तो इस तरह से जो है ये डोरे डालते रहता है। और अभी देखिए कि रशिया का जो सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, जिस पर आंख बंद करके जो है रशिया भरोसा करता है पुतिन, वो बेलारूस है। लेकिन आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर अमेरिका बेलारूस पे भी डोरे डाल रहा। और उन लोगों की जियोपॉलिटिक्स समझ ये रहती है कि ठीक है वो उसका दोस्त है, लेकिन दोस्ती में भी बहुत सारी दुश्मनियां रहती हैं, तो क्यों ना उसको जो है ये किया जाए। हो सकता है कि बेलारूस का जो सदर है वो उससे रशिया से दोस्ती हो, लेकिन रशिया बेलारूस को वो अहमियत ना देता हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेता हो, और उसको महसूस हो रहा हो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुझे तुम इज्जत वो नहीं देते हो जो एक बराबर के साथी को दिया जाता है, तुम हमको फॉलोवर समझते हो। तो चलो इसके तरह जो है डोरे डाले जाएं और जो है कुछ फेंका जाए। तो इस तरह के बहुत सारे, तो आप देखेंगे कि अभी जो है अमेरिका इनसे बार बार मुतालबा कर रहा था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर को आज़ाद कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। तो इससे पहले भी 6 महीना पहले उसने आज़ाद किया था 100 करीब, और अभी 127 के करीब किया। ये प्रिजनर चोरी वाले नहीं हैं, ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। तो अब ये पॉलिटिकल प्रिजनर को चक्कर में अमेरिका क्यों पड़ा हुआ? अमेरिका कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा दूंगा, अपना जो है स्पेशल एनवॉय बेलारूस भेजता है। तो अब ये मैसेज देना रहता है असल में पुतिन को कि देखो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे जो है इत्तेहादियों को अपनी तरफ कर लेंगे, वरना जल्दी से मामला जो है ख़त्म करो यूक्रेन में। तो ये आप समझिए। अभी आप देखिए कि वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर थी मचाडो, उसको अमेरिका ने किसी तरह बचा करके ले गया। वो बेचारी जो है नोबेल पीस प्राइज जो है हासिल नहीं कर सकी अपने हाथ से, बेटी को लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है निकोलस मडोरो उसको जाने पे पाबंदी लगाए हुए था, लेकिन अमेरिका ने किसी तरह उसको निकाल लिया। क्यों? ये हमारे एसेट है, ये हामिद करजई है, आज न कल काम आएगा, काम आएगी। तो इसी तरह वो ज़मीन तलाश कर रहा बेलारूस में भी कि अगर इन लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर को आज हम निकालेंगे तो कल होकर के हमारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये इस लिहाज से, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उनकी मुसीबत बहुत है सैंक्शन की वजह से, तो उसने कहा सैंक्शन थोड़ा हटा देते हैं, तो तुम ये पॉलिटिकल प्रिजनर को आज़ाद कर दो, क्या है तुम्हारे मुल्क से निकल जाएंगे, लिथुआनिया वगैरह में रहेंगे। लेकिन ये आप समझ जाइए कि ऊपर से रशिया से दोस्ती भी हो रही है एक लिहाज से, तो दूसरे लिहाज से उसको औकात भी बताई जा रही है, उसको वार्निंग भी दी जा रही है कि देखें तुम्हारे इससे हमारी बात चल रही, उससे बात चल रही, इससे बात चल रही। अभी देखिए एक और मैं बताता हूँ आप लोग को, यूरोप को एक बड़ा झटका, तो मैं आप लोगों को बताया ना कि बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना, तो वो जो है C5 के बारे में तो आपको बताया ही था कि अमेरिका ने कहा कि अब हम नई दुनिया की तलाश में निकल रहे हैं। नई दुनिया में क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है, लिहाजा हम जो है अलग 5 ग्रुप बनाते हैं। तो अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना और इंडिया, यही जो है उभरने वाले ममालिक हैं, इनके साथ मिलाऊंगा। तुम लोगों की हैसियत है ना, आप तुम लोग जो है डूबने वाली कश्ती हो, अभी डूबे नहीं हो लेकिन जा तो उधर ही रहे हो, तुम लोग की हैसियत क्या है। तो गर्चे उसने ऑफिशियल इनकार किया, लेकिन ये लोग झूठ तो कम तो नहीं बोलते हैं इस लिहाज से। अब यह है कि एक और खबर आपको मैं बताऊं कि ये लोग जो है अमेरिका यूरोप के अंदर भी जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि यूरोप को डिवाइड कर देगा 2 हिस्सों में, और एक पैरेलल यूरोप में ग्रुप खड़ा कर लेगा जो अमेरिकन मफाद के लिए होगा। क्योंकि अमेरिका ये देख रहा है कि ये लोग जो है यूरोपियन लोग तो एक हैं, लेकिन इसमें अलग एक ग्रुप बन गया, सब फ्रांस, यूके, जर्मनी और फिनलैंड, इन लोगों के जो है यूक्रेन, ये पांचों ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लिया है। आप पूरा नचाते रहते हैं यूरोप को, कल्चर ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए, तो स्पेन भी उसके साथ में आ जाता है।
तो अमेरिका ने कहा ठीक है, तो अब हम अपना हिसाब का ग्रुप बनाते हैं। तो आप देखेंगे 4 ममालिक के नाम आ रहे हैं बार बार। एक जो है उसमें इटली, एक जो है हंगरी, और एक जो है ऑस्ट्रिया, और एक जो है पोलैंड। चारों के सरबराह देखेंगे कि अक्सर व बेशतर 99% डोनाल्ड ट्रंप की ही जबान बोलते रहते हैं। कहा ये देखो, और ये बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। अगर जर्मनी में जो है राइट विंग जीत जाए, फ्रांस में जीत जाए, तो सब अमेरिकन। अब इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप के इतनी बड़ी फैन क्यों है? क्योंकि वो भी राइट विंग, ये भी राइट विंग। इसको प्रॉब्लम है फ्रांस से, इमैनुअल मैक्रोन से, ये पूरा लीडर बनना चाहता है यूरोप का, जबकि इन दोनों के जो है हमेशा की दुश्मनी रही है इटली फ्रांस की। तो इस लिहाज से वो यूरोप को भी 2 हिस्सों में आइडियोलॉजिकल बेस पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्लोवाकिया भी जो है इन लोगों से नाराज है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं है क्योंकि ये कम्युनिस्ट है। लेकिन हंगरी को आप देखेंगे विक्टर ओरबान तो समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन उसके बीच का जो मीडिएटर है क्लास, और पुतिन जो है हंगरी को जो है बात पहुंचाता, और हंगरी वाला जो है और ट्रंप को, फिर वो इसको पहुंचा देता, फिर वो उसको। इस तरह मीडिएटर का यानी मीटिंग पॉइंट है वो दोनों। अब इसी में अमेरिका को एक और बड़ी खबर आ गई है जो उसके हालत ख़राब है। और वो हालत ख़राब क्या है कि एक रिपोर्ट शाये हो गई है, लीक हो गई है। और लीक क्या हुई है कि आपको मालूम है कि अमेरिका की तरफ से एक बड़ा जो है एडमिरल था, वो रिपोर्ट शाये किया था कि 2027 तक यानी 2021 में उसने रिपोर्ट शाये किया था कि 6 साल में चाइना जो है ताइवान को हड़प लेगा। हड़प लेगा कि हाँ, पूरी ऐसे जिस तरह अंदाज में वो चल रहा है तो 6 साल में वो हड़प लेगा ताइवान को। अब ताइवान को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका अगर ताइवान को नहीं बचा पाया तो अमेरिका के जो है सुपर पावर का सूरज समझे उस रोज गुरूब हो चुका अलामत के तौर पर। तो इस लिहाज से उसने कहा अच्छा, तुमको लग रहा कि हाँ, पूरे रिपोर्ट उसने पेश किया ये सारी चीज़ें। अब यह है कि 2021 में उसने बोला 6 साल, तो इसका मतलब क्या है? तो उसका कहने का मतलब ये था कि 6 साल ही ज़्यादा ज़्यादा बर्दाश्त करेगा और 2027 तक वो समझ जाइए कि अटैक कर रहे हैं। अब 2027 का वजह यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी को वजूद में आए हुए जो वहाँ की मिलिट्री है वो समझिए कि 100 साल उसके पूरे हो जाएंगे। तो उस जब 100 साल हो गया फिर भी जो है आप 2 चाइना को यूनाइट नहीं कर पाए तो आपके आने का फ़ायदा क्या? तो ये इस लिहाज से ये लैंडमार्क है 2027। एक तो ये बात हो गई। अब यह है कि इसके लिए क्या किया जाए, ये इतना होश खबर नहीं है असल में। अब सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। तो अमेरिका ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हमारे ज़िम्मे तो समझिए कि ताइवान भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, फिलीपीन भी है, और सारी चीज़ें हैं। फिर एक दूसरा लेयर यहाँ पे है, तीसरा लेयर। तो अमेरिका पे तो ऐसा सच है हमले का डर नहीं है कि चाइना जा कर के अमेरिका पे अटैक कर देगा और तहबाला कर देगा। लेकिन ये हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या इन बच्चों को हम बचा पाएंगे अगर चाइना अटैक करने आ जाए? तो ये मसला है। जैसे अभी रशिया पर अमेरिका नहीं अटैक कर सकता, लेकिन क्या रशिया वेनेजुला को वहाँ साउथ अमेरिका में जाके बचा सकता है? इतनी ताकत है उसके पास। क्या ईरान अपने आप को डिफेंड कर सकता है? लेकिन क्या लेबनान में जाकर के हिजबुल्लाह को डिफेंड कर सकता है? यमन में जाकर के हौसी को डिफेंड कर सकता है? ये दोनों अलग मैटर है। तो यही सवाल जो है अमेरिका के सामने था कि ठीक है, हम सुपर पावर हैं, हम पर कभी अटैक नहीं हो सकता, चाइना उभरती हुई ताकत है, लेकिन क्या चाइना अगर ज़्यादा ताकत में हो जाए तो ये इस सब को हम बचा पाएंगे जो हम गारंटी दिए हुए हैं या किसी को तसल्ली दिलासा दिए हुए हैं? घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने समझ जाइए एक लिहाज से रिहर्सल किया, जंग की प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज किया कि अगर हमारे या इस इलाके में जंग हो जाती है चाइना से तो क्या हम लोग डिफेंड करने के काबिल हैं या नहीं है, हम लोगों के पास वो वेपन, वो तैयारी है या नहीं है। तो लीक खबर आ रही है, कई मीडिया पे बात आई है कि 24 झड़प के बारे में उन लोगों ने प्रैक्टिस किया।
क्या यहाँ पर हमारी झड़प हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पर वो ऐसे हमला करेगा, यहाँ पर ड्रोन हमला करेगा, यहाँ पर फाइटर जेट्स हमला करेगा, यहाँ पर ये जैम कर देगा तो यहाँ पर वो जैम कर देगा। ये सारी चीज़ें 24 के करीब झड़प तैयारी उन लोगों के लिए। उसमें से मालूम है 18 में चाइना की जीत बताया खुद ही, और 6 में जो है सुपीरियरिटी थी अमेरिका की। ये खबर लीक होने के बाद तो हड़कंप मचा हुआ अमेरिका में, हालत खराब। बस झूठ झूठ गलत है ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो जियोपॉलिटिक्स में ये कि बिना आग के धुआं नहीं। तो अब इस रिपोर्ट से कोई ये गलत फहमी ना ले कि चाइना जो अमेरिका को पटक देगा, नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। इस इलाके में रह करके इन इलाकों को डिफेंड करना अमेरिका के लिए कह रहा कि अब जो है मामला बाजी हाथ से निकल ले, ये बात समझिए। तो ये देखिए कि मामला क्या होता है। इधर जो है अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करने पर तुला हुआ है और समझे कि घेराव पे घेराव किए हुआ है, लेकिन रशिया ने जो है सख्त वार्निंग दिया कि नहीं, हम वेनेजुएला के साथ हैं। निकोलस मदुरो से फ़ोन पे भी बात किया, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसको भी कह दिया कि रेड लाइन क्रॉस हो रहा है, तुम जो ऑयल टैंकर को पकड़ लियो। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहा, कहा ये खाली खोली धमकी। तब ये समझ लीजिए। तो अब रशिया वही हो सकता है कि वो सोच रहा होगा कि जैसे हम यूक्रेन में कूद करके फंस गए हैं, तो वैसे पहले तुम फंसो, उसके बाद हम भी बताते हैं। तो ये देखिए मामला क्या होता है। तो अगर वेनेजुएला पर हमला हो गया तो ये मामला जो है हाथ से निकल जाएगा, फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगा। अब फिर किधर मामला जाएगा अब कुछ नहीं बता सकते। इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दोनों में जो है ये करा दिया था, सुलह करा दिया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो युगांडा में, लेकिन ये भी समझिए कि सीज फायर का उल्लंघन ही हो गया है और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। और बात की जाए तो समझ जाइए कि इंडिया पाकिस्तान में वो धुरंधर फैमिली को लेकर, ये फिल्म को लेकर के मामला है। तो फिल्म तो मैं देखता नहीं हूँ, तो इस लिहाज से मैं ज़्यादा जो है इस पर तबसरा नहीं कर सकता कुछ। बस ये है कि गल्फ़ वाले ने जो है उस फिल्म को बैन कर दिया है या बैन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक मामला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं इंशाल्लाह आसान दर्स कुरान भी लाऊँगा और कल मैं वीडियो नहीं ला पाया तो उसके लिए माजरत, और इंशाल्लाह कल से वीडियो मैं रेगुलर बेस पे लाऊंगा और जियोपॉलिटिक्स की समझ इंक्रीज़ करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह।